नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज मोहन सरकार ने अपना तीसरा बजट पेश किया। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने मध्य प्रदेश के लिए कुल 4,38,317 करोड़ का बजट पेश किया है। अपने दर्शकों को बता दें कि पिछले साल 4,21,000 करोड़ का था और इस साल 4,38,000 करोड़ का यह बजट है। खास बात यह है कि कोई नया टैक्स सरकार ने नहीं लगाया है। महिलाओं के लिए बहुत सारी 1,20,000 के आसपास का बजट में प्रावधान कर दिया गया है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि बहुत बड़ा जो एक हिस्सा है बजट का वो महिला और महिलाओं से जुड़ी योजनाओं पर फोकस करके उधर एलोकेट किया गया है। खास बात यह है कि करीब 15,000 शिक्षकों की भर्ती का ऐलान इस बजट में किया गया है। साथ ही साथ 22,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती की बात भी कही गई है। यानी रोजगार की दिशा से भी इस बजट को लेकर के अब लोगों को काफी उम्मीद है। किसानों के लिए बहुत कुछ है, गरीबों युवाओं के लिए क्या है, इसको लेकर कांग्रेस ने निशाना साधा और कहा है कि 74,000 करोड़ घाटे का बजट आप पेश कर रहे हैं, ये राजस्व घाटा जो है इसकी भरपाई कैसे होगी। उमंग सिंगार ने चलते बजट में इसको लेकर भी हंगामा किया कि कैसे आखिर आप 2 करोड़ रुपए विधायकों को दे नहीं पा रहे हैं विधायक निधि के, और बोल रहे हैं कि हम इतना अच्छा और सुदृढ़ मध्य प्रदेश बनाने जा रहे हैं। तो क्या वाकई में कांग्रेस के आरोप जो हैं वो सही हैं, या सरकार ने जो बजट बनाया है वो आम जनता को, खासतौर से गरीब, बेरोजगार महिलाओं और युवाओं को फायदा पहुंचाने जा रहा है। इसी मुद्दे पर शुरू करते हैं आज आपकी बात। आइए सबसे पहले सुनते हैं कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इस बजट को लेकर क्या कहा है। उन्होंने इस बजट को हर जो सेक्टर है उसके लिए फायदेमंद बताया है। सुनिए मोहन यादव का बयान। सर्वस्पर्शी, समावेशी विकास, सुशासन, पर्यावरण, पर्यटन और सांस्कृतिक पुनरुत्थान पर हमने इस बजट को फोकस किया है। इस किसान कल्याण वर्ष में कृषि वर्ष के लिए अन्य वित्तीय संसाधन सहित 1,15,013 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रबंधन किया है। सिंहस्थ महापर्व को लेकर 13,891 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है और 2026-27 में, क्योंकि सिंहस्थ तो 28 में है, ऐसे में आने वाले समय में और भी ऐसे कई कामों के लिए 3,060 करोड़ रुपए की प्रबंधन इस बजट में किया गया। और पूरे देश का भी पहला नवाचार है जब हमारे अपने ग्रामीण अंचल के प्रत्येक व्यक्ति को उनके अपने खुद के दस्तावेज में रजिस्ट्री का सारा खर्च सरकार उठाने जा रही है। यशोदा दुग्ध परिदाय योजना, अर्थात स्कूल के अंदर 5 वर्षों के माध्यम से हमारे बच्चों को आमतौर पर फूड के आधार पर, फूड के साथ साथ टेट्रा पैक में अर्थात पैकेज में दूध भी देंगे और दूध से उनकी अपनी पोषकता के साथ साथ ये नवाचार हमने प्रारंभ किया है। तो सीएम बता रहे हैं कि 8वीं तक के क्लास के बच्चों को टेट्रा पैक में स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में अब दूध भी दिया जाएगा। इसके अलावा सिंहस्थ के लिए 13,851 करोड़ की राशि का प्रावधान किया है। बहुत सारे काम उन्होंने गिनाए हैं। और उधर उमंग सिंगार जो नेता प्रतिपक्ष है वो सदन के अंदर भी बहुत बरसे, सदन के बाहर आकर के भी उन्होंने इस बजट को निराशाजनक बताया है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा कह रहे हैं कि बहुत ही संतुलित बजट है और आने वाले सुनहरे मध्य प्रदेश के सपनों को साकार करने वाला बजट है। दोनों के बयान सुनिए। ना आपने युवाओं को निश्चित नौकरियां मिले उसकी ना बात हुई है, ना कर्मचारियों को महंगाई भत्ता बढ़े उसकी बात नहीं हुई है। महंगी बिजली मिल रही है आम व्यक्ति को, ना बिजली की बात की जा रही है कि बिजली की दरें कम होगी। अब आप 2 करोड़ रुपए विकास निधि नहीं बढ़ा सकते हो, 200 करोड़ रुपए नहीं बढ़ा सकते हो प्रदेश के विधायकों के क्षेत्र के कामों के लिए, जनता के कामों के लिए, तो आप लाखों करोड़ रुपए आप प्रदेश की जनता को कैसे दे सकते हो? ये झूठे आंकड़े माननीय वित्त मंत्री जी ने दिए। हम कभी ये नहीं कहते कि भाई हमने कोई जनता के माथे पर ये एहसान कर दिया हो। ये एहसान नहीं है, ये कर्तव्य है, ड्यूटी है सरकार की, ये राजधर्म का पालन है। पर यह केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राजधर्म का पालन किया है। पिछली सरकारों का इतिहास उठा करके देख ले कि मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी। विपक्ष कर्जा को लेकर सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं थी, सिंचाई का प्रबंध नहीं था। जो आज
भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बजट के बारे में पूछ रहे हैं, जरा वो गिरेबान में झांक करके देखें, याद करें दिग्विजय सिंह की सरकार का समय, कांग्रेस की सरकारों का समय याद करें। अब देखिए सवाल क्या है, सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सवाल ये रहे आपके सामने, सवाल देखिए हमारे। मोहन सरकार का सबसे बड़ा बजट आया, किसान, युवा, महिला और गरीब को कितना भाया? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही लोग हैं। कांग्रेस बोली किसान, युवा, लाडली बहना सबको छला, कर्ज में डुबोया, हर लाडलियों को 3,000 अब तक क्यों नहीं मिला? बीजेपी बोली गरीब, युवा, नारी और किसान सबका रखा ध्यान, दिव्य भव्य सिंहस्थ के लिए भी किया इंतजाम। बजट में विकसित एमपी का खाका हो गया तैयार, किसान, युवा, महिला और गरीब का कितना उद्धार? यह सबसे बड़ा सवाल है कि इन्हें क्या मिला है, क्योंकि इस पूरे बजट को ज्ञान के आगे 2 ई लगाकर ज्ञानी बजट के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है। इससे इस तरह से इसकी ब्रांडिंग की जा रही है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, सीधे रुख कर लेता हूं उन मेहमानों का। मेरे साथ आज बीजेपी से वरिष्ठ नेता और विधायक घनश्याम फिरोनिया जी जुड़ गए, उनका स्वागत करूंगा। हमारे साथ आर.के. दोगने साहब, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विधायक जुड़ रहे हैं, उनका स्वागत करूंगा। कपिल होलकर जी, अर्थशास्त्री जाने माने, हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका बहुत स्वागत करता हूं। और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर दिनेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। दिनेश जी, आज शुरुआत में आपसे करूंगा, इस बजट को आप कैसा देखते हैं दिनेश जी? क्योंकि आज ये जो बजट है इसे ज्ञान के आगे बढ़ाते हुए ज्ञानी बजट कहा गया है, यानी गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी और आई से इंडस्ट्री और एक और आई से इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इसको डेवलप करने की बात कह रहे हैं। कैसे देखते हैं, संतुलित है या नहीं ये बजट? अभिलाष जी, पहले तो यही है कि ज्ञान का क्या हुआ, ज्ञान से कितनी आपकी समृद्धि आई, तब ज्ञानी की बात होगी। जब आपको ज्ञान मिलेगा तब आप ज्ञानी होंगे, लेकिन जब ज्ञान ही नहीं पूरा मिला होगा तो ज्ञानी कैसे होंगे? ये जो बजट है, जब जैसे किसी ज्ञानी को कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत ज्यादा समझा नहीं सकते, जब ज्ञानी होता है उसे कैसे बताएंगे कि क्या खामी है, क्या जनता की मांग है, क्या जरूरत है। आप यदि 8वीं तक के बच्चों को टेट्रा पैक दूध दे रहे हैं, तो फिर जो पोषण आहार की पॉलिसी है आपकी, वो भी उसमें भी कुछ चेंज आप कर रहे होंगे, वो भी एक विषय आता हो, क्योंकि ये सबसे बड़ा अहम तो इसमें टेट्रा पैक दूध है जो 8वीं तक के बच्चों को दिया जाएगा। ये एक सरकार की एक ऐसी पहल है जो गांव तक कैसे पहुंचाएंगे, किस तरह से जाएगा, टेट्रा पैक अमूल करेगा, सांची करेगा, जो आगे बहुत सारी चीजें उससे जुड़ी हुई हैं। लेकिन सरकार इसके बावजूद अब सरप्लस बजट है। ये सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि आप सरकार ये करिए, सरप्लस बजट है, करोड़ जो टोटल बजट का साइज है उससे ज्यादा कर्जा है। तो कहीं ना कहीं इसमें कई जगह आंकड़ों की बाजीगरी भी दिखाई देती है कि सरकार ने आंकड़ों के जरिए इसे थोड़ा सा चमकदार बनाने की कोशिश की है और ऐसे नारे गढ़ने की कोशिश की है जो अभिलाष जी आमतौर पर चुनाव में राजनीतिक दल इस्तेमाल करते हैं। आप वित्त मंत्री का भाषण देखेंगे ना, उसमें बहुत सारे स्लोगन दिखाई देते हैं, जो लगता है कि पार्टी जो का कोई बजट हो या सरकार जिस तरह से बजट लाई है उसमें एक टैगलाइन उनको देनी थी, तो वो टैगलाइन दी है। तो इसमें बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि कुछ नयापन है। जिन चीजों पर मध्य प्रदेश के लोग बोझ मानते हैं, जिसकी बात विपक्ष कर रहा है, चाहे बिजली है, स्टैम्प ड्यूटी है, पेट्रोल पे लगने वाला सेस है, इस पे तो कोई बात ही नहीं हुई, क्योंकि जो राज्य जिन्होंने ऑलरेडी हम हायर टैक्सेशन पर जहां चल रहे हैं या एक्स्ट्रा जनता से ले रहे हैं, जिसके कारण आप ये फ्री वीज चला रहे हैं, कर्ज लेके फ्री वीज चला रहे हैं, लोगों को रोजगार की बात है कि इस फ्री वीज से आप कैसे मुक्त होंगे, इस पर कोई सोच दिखाई नहीं देता। ठीक है सर। कपिल जी, आपके पास आता हूं। कपिल जी, अर्थशास्त्र की दृष्टि से आप देखेंगे तो कैसा इस बजट को देखते हैं? कहा जा रहा है, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि 74,000 करोड़ का कर्जा घाटा जो है वो आप ले रहे हैं, 2 करोड़ रुपए आप विधायकों को नहीं दे पा रहे हैं और हजारों लाखों करोड़ की बात कर रहे हैं। तो एक तरफ यह सच्चाई है कड़वी कि लगातार घाटा बढ़ रहा है, लगातार कर्ज लिया जा रहा है, और दूसरी तरफ यह भी सच्चाई है कि सिर्फ महिला और महिला सेंट्रिक योजनाओं पर करीब 1,20,000 करोड़ के आसपास इसमें से हम खर्च करने जा रहे हैं। रोजगार की सृजन की बात भी कही गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी, इन्वेस्टमेंट को भी इसमें बहुत टारगेट किया गया। कैसे देखते हैं आप? देखिए, बजट को अगर हम ऊपरी तौर पे देखें तो इस बार
जो कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात की गई है वो करीब 22% की बात की गई है। और साथ ही साथ जैसा आप ही ने बताया है कि सामाजिक कल्याण और ग्रामीण परिवेश के, ग्रामीण लोगों के लिए काफी बजट में एलोकेशन दिया गया है। बट यहाँ समझने की बात यह है, हमारे प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है, मुझे लगता है कि किसी भी प्रदेश की अर्थव्यवस्था, हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था में अगर आप समझे तो 30-60% का हिस्सा जो है वो करीब कृषि से आता है और 25 से 30% हिस्सा सर्विस का है और बचा हुआ मैन्युफैक्चरिंग से या विनिर्माण से आता है। अब यहाँ समस्या ये है कि अगर हम कंपेयर करें जो हमसे बेहतर कर रहे हैं राज्य, मैं गुजरात और महाराष्ट्र का उदाहरण दूंगा यहाँ पे, वहां पे 30 से 35% या 40% तक भी मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन है। तो आप जो योजनाएं लेके आ रहे हैं उन योजनाओं से आप कोई फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन की तरफ नहीं जा रहे हैं। देखिए, किसी भी राष्ट्र प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए आपको जॉब क्रिएशन करने होंगे, उसके लिए फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन का काम करना होगा। तो इस बार बजट में पहली बार मुझे देखा 22% कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात की गई। ये एक अच्छा सराहनीय कदम है जो मैं देखता हूं कि करीब 25% दूसरे राज्यों में होता है। मेरी उम्मीद बजट में ये थी कि विनिर्माण को लेकर कुछ खास पहल की जाएगी, क्योंकि जिस तरह से मेक इन इंडिया की बातें होती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी काफी फोकस कर रही है मैन्युफैक्चरिंग पे। हमारे प्रदेश को बहुत जरूरत है इस वक्त जॉब क्रिएशन की, क्योंकि हमारे यहाँ पे अगर आप देखेंगे ब्रेन ड्रेन, जो एक शब्द मैं हमेशा सभी चैनलों पे यूज करता हूँ, ये एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे प्रदेश के लिए। हमारे यहाँ का युवा जो हाईली क्वालिफाइड है वो यहाँ का एजुकेशन तो लेता है, बट कंट्रीब्यूशन एजुकेशन के बाद में, देखिए एजुकेशन लेते वक्त वो हमारे प्रदेश के संसाधनों का उपयोग करता है, बट जब उसको कंट्रीब्यूशन करने का टाइम आता है इकोनॉमी में, तो वो तेलंगाना, महाराष्ट्र या गुजरात में जाके जॉब करता है। उसका कारण क्या है कि हमारे यहाँ पे उसको वो मौके नहीं मिल रहे हैं। तो मेरा मानना है कि आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम करना होगा, आपको मैन्युफैक्चरिंग पे काम करना होगा। ये एक लंबी अवधि के लिए आपको इसकी तैयारी करनी होगी और एक आधारभूत संरचना डेवलप देनी होगी। तो कहीं ना कहीं ये बहुत जरूरी है किसी प्रदेश की एक सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए। अगर आप 2047 तक $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो 12% प्रति वर्ष की दर से आपको बढ़ना होगा, और 12% प्रति वर्ष की दर के लिए आपको एक सस्टेनेबल ग्रोथ का टारगेट बना के चलना होगा। कैसे आप इस जो एक युवा तैयार हो रहे हैं हमारे यहाँ पे, उनको एम्प्लॉयबल यूथ कैसे बनाएंगे आपको, इसमें मैं बजट में ये ढूंढ रहा था। ठीक है सर, मैं अब आ जाता हूं दोगने जी आपके पास। दोगने जी, देखिए कांग्रेस बड़ी हमलावर है, क्या वजह आपको लग रही है कि यह बजट ठीक नहीं है और कौन से मुख्य बिंदु है जहां बहुत निराशा आपको हाथ लगी है? देखिए, सबसे पहले तो ज्ञान की बात कर रहे हैं, तो ज्ञान का अगर देखें अगर तो 4,38,000 का तो बजट है ना, 4,38,000 करोड़ का बजट है और 4,90,000 करीब इनके ऊपर लोन है। तो ये कहाँ से कौन सा दिमाग चल रहा है कि लोन ज्यादा हो रहा, बजट से ज्यादा लोन हो जा रहा है, तो इसमें दिमाग कहाँ लगा रहे हैं। और दूसरी बात मैं तो ये बताऊंगा कि बजट में है क्या। आप देख रहे होंगे, आपने लाडली बहना को 3,000 देने की बात की थी, 2,000 की भी बात की क्या बजट में? 2,000 की भी कोई बात नहीं की है। आपने स्कूलों की बात की है कि संजीवनी स्कूल बना रहे हैं, 9 किलोमीटर से स्कूलों में बच्चों को लेके आएंगे। अब भाई उसके बाद वाले जो स्कूल है उनकी व्यवस्था कौन करेगा, उनके लिए कौन काम करेगा, उसमें शिक्षक कौन लाएगा? शिक्षक है नहीं है, बिल्डिंग है नहीं है, बिल्डिंगें टूट जा रही है। आपने देखा कंडम पड़ी हुई है, बहुत जगह की स्थिति आ रही है, तो उनको शिक्षा कौन देगा? सांदीपनी स्कूल में कितने बच्चों को पढ़ाएंगे आप? कोई सीमा है क्या उसकी? सीमा फिक्स है उसकी। अगर आप ठीक है एक क्लास में 50 बच्चे 100 बच्चों को पढ़ा पाओगे, बाकी स्कूल जो बंद कर रहे हैं उन बच्चों को कहां एडजस्ट करोगे? ये कोई बताया नहीं जा रहा है, न उनके लिए कोई प्लान किया जा रहा है। आपने देखा है अस्पतालों का, अब स्वास्थ्य के देखे तो अस्पतालें बना दी, बिल्डिंगें बना दी बड़ी बड़ी, पर बिल्डिंगें बनने के बाद वो डॉक्टर है नहीं, नर्स है नहीं, व्यवस्था कहीं हो नहीं रही है, कोई नई भर्तियां हो नहीं रही है। तो ये सब चीजें कहां जा रही है? 15,000 भर्तियां शिक्षकों की और 22,000 भर्ती पुलिस की कही है ना उन्होंने, ये तो ऐलान किया है 15,000 शिक्षकों की 22,000 भर्ती। मेरा ये कहना है इसमें हो जाएगा क्या? 15,000 भर्तियों में हो जाएगा क्या इनका? 15,000 भर्ती में हो जाएगा क्या? टीचर पूरे हो जाएंगे क्या? संविदा शिक्षकों को दे रहे हैं आप बात करते हो कि 15,000 रुपए हम इनकम बना दी हमने, 1,70,000 प्रति व्यक्ति या इनकम बना दी है। आप 12,000 के हिसाब से आप लोगों को तनख्वाह दे रहे हो, तो कौन सा ये डिफरेंस कहां से जाएगा?
आप ठीक है। बताइए ना, ये 12,000 आप तनख्वाह दे रहे हो और आप 15,000 उसकी बता रहे हो, कैलकुलेशन बता रहे हो। किसानों को आय दोगुनी करने की बात की, कौन सी आय दोगुनी कर दी आपने? किसानों को एमएसपी नहीं दे पा रहे हो आप ठीक है। रोजगार दे नहीं पा रहे हो। आप रोजगार की बात करते हैं, लाखों लोग बेरोजगार है और 15,000 भर्ती कर लेंगे तो उससे क्या होगा? ठीक। बाकी क्षेत्र में क्या काम कर रहे हैं आप, ये तो बताएं। नर्मदा की बात करते हैं, सफाई की बात करते हैं, पानी की बात करते हैं। ठीक है, पानी में चलिए, कौन ठीक है, सा दोगुने अच्छा साहब, काम आऊंगा कर दिया दोबारा आपने? आपके पास। पानी में आप एक बार देख जरा रहे हैं कि घनश्याम जी से इंदौर में भी जो हुआ, तो इस तरह का कहीं भी बजट में कोई लोक लोहानी बातें सिर्फ है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक, और ठीक, ज्ञान ठीक, की ठीक। बात तो है ही नहीं, अज्ञानी बजट है ये तो। ठीक है। घनश्याम पिरोनिया जी, देखिए, बड़े गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। पूर्व विधायक हमारे साथ जुड़े हुए हैं घनश्याम जी, और वो ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये पूरा मामला जो है ये गुमराह करने का है, नंबर गेम का है। क्या कहेंगे आप? दोगुने जी हमारे पुराने मित्र हैं, हमको इनके साथ विधायक रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, लेकिन अज्ञानी वो नहीं है ना, इतना तो ध्यान है। अब कांग्रेस पार्टी अज्ञानी बन करके और विरोध करे, उस धर्म का पालन करना दोगुने जी का कर्तव्य है, और वो इसलिए बजट का विरोध कर रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे जो दोगुने जी कर रहे हैं वो इनके नेता भी करते हैं। कुल मिला करके भ्रम की राजनीति पैदा करना, बोलना, विरोध में बोलना, ये राहुल गांधी जी से लेके नीचे तक कांग्रेस करती है। और इसलिए कभी ये बोलते हैं कि साहब संविधान समाप्त हो जाएगा, आरक्षण समाप्त हो जाएगा, भ्रम पैदा करना, और भ्रम पैदा कर करके कैसे भी हमें वोट अर्जित हो, ये ध्यान कांग्रेस करती है। लेकिन कांग्रेस जब बोलती है तो जनता उनको नकार भी देती है। जी आप तो और दोगुने जी मेरा निवेदन तो सुनने बोलने दीजिए दोगुने। कर रहा हूँ, इसलिए जनता कांग्रेस को नकारती है। और हम जो भी वादे करते हैं, जो भी हम उनसे निवेदन करते हैं, चुनाव के दौरान करें या चुनाव की बात करें, वो उसको अमलीजामा पहनाने का काम हमारी सरकारें करती हैं। केंद्र की सरकार करे, प्रदेश की सरकार करे, और उसी का परिणाम होता है कि हमको आशीर्वाद मिलता है और सरकार चलाने का हमको अवसर मिलता है। और सरकार चलाते हुए हम समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति का कल्याण कैसे कर सकते हैं, ये निहित रहता है। और आप देखेंगे केंद्र की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में हो या डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हो, शोषित, पीड़ित, वंचित, उपेक्षित समाज के अंतिम छोर का अंत्योदय का ये लक्ष्य लेकर के चलते हैं। और इसलिए आप देखेंगे सब प्रकार के समुचित विकास करने का लक्ष्य ये बजट के माध्यम से हो रहा है, और जनता उसको स्वीकारोक्ति देगी। अब कांग्रेस का काम है विरोध कर देगा तो विरोध करेंगे। अब आप देखिए, आज ही का आप देखिए, बजट पेश हो नहीं पाया था, वो अन्याय करना शुरू कर दिया था, नारे लगाने शुरू कर दिए थे। कितने इनका कांग्रेस का कि भाई केवल हमको हल्ला मचाना है, और अच्छा काम हो रहा है उसमें कैसे तो भी टांग अड़ाना है, ये टेंडेंसी इनकी है। जनता सब जानती है, जनता सब स्वीकार करती है। ठीक है, चलिए, मैं वापस आता हूं। दिनेश गुप्ता जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल लेकर आपके पास आ रहा हूं। जो बात अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़े हुए हैं कपिल जी, उन्होंने कही कि देखिए, जो 1,23,000 करोड़ हम महिला कल्याण पर खर्च कर रहे हैं, 1,15,000 करोड़ ओवरऑल सारी योजनाओं को अगर मिला लिया जाए तो किसान कल्याण पर खर्च कर रहे हैं। फर्क यह है कि जो महिला कल्याण पर खर्च हो रहा है उसका बहुत बड़ा हिस्सा लाडली बहना योजना या इस तरह की जो फ्रीबीज योजनाएं हैं उसमें चला जा रहा है। ना उससे कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है, ना उससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, ना उससे रोजगार सृजन का कोई रास्ता खुल रहा है, या आने वाले समय में वो किसी तरह से रीपे कर दे हमारे प्रदेश को, उसकी व्यवस्था नहीं है। किसान कल्याण में भी हम देख रहे हैं कि ज्यादातर उनको रियायत, सब्सिडी, सोलर पंप पर हम सब्सिडी देंगे, 90% की सब्सिडी की बात कही गई है, उस तरफ पैसा ज्यादा जा रहा है। तो ये जो पैसा खर्च हो रहा है हमारा, इससे पैसा बने या इससे रोजगार का सृजन हो जाए बहुत ज्यादा, ये चीजें नहीं दिख रही हैं। फ्रीबीज से जाहिर सी बात है रोजगार नहीं मिलेगा, सोलर पंप से थोड़ा बहुत जो पैसा बड़ा खर्च कर रहे हैं उससे बहुत कम रोजगार मिलेगा। लेकिन यह समस्या बड़ी है, क्या हमें वैकल्पिक माध्यम नहीं अपनाने चाहिए? लोगों की जेब तक पैसा भी जाए, राहत भी मिले, और प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर या बेरोजगारी, इस पर कोई अच्छा इंपैक्ट भी हो जाए। बिल्कुल, देखिए, सरकार का प्रॉब्लम तो यही है कि उस जो प्लानिंग लेवल पर जो चीजें होना चाहिए, जिस चीज को प्लान करना चाहिए आपको, कि हमको अपने मैन पावर को किस तरह से यूटिलाइज करना चाहिए। आप जब ये कहते हैं कि पूरे देश में जो है हम चौथा पांचवा ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा यूथ है, तो यूथ के लिए आप कर क्या रहे हैं? आप चूंकि आप कर इसलिए नहीं रहे क्योंकि आपने एक पॉलिटिकल एजेंडा के तहत आपने लाडली बहना स्कीम में आपने पैसा देना चालू कर दिया।
अब इसको आप बैक तो कर नहीं सकते। समस्या ये कि बिल्ली के गले में अब घंटी बांधेगा कौन, क्योंकि आप घंटी बांधोगे तो आपकी जो है आपको पॉलिटिकल नुकसान हो सकता है। तो किसानों का भी अब दिखने बड़ा दिलचस्प है कि वो अब दुगनी आय करने की बात नहीं है, इस पूरे बजट में कहीं भी नहीं हो रही है कि हम किसानों की आय दुगनी कर रहे हैं। और ये पूरी भारतीय जनता पार्टी में आपको कहीं सुनाई नहीं देगी, जहां भी सरकारें हैं वो बात कर रहे हैं हम किसानों की आय बढ़ाएंगे। अब उनको बहुत सीमित कर दिया है। अब आय कैसे बढ़ेगी, हम आपको सालाना जो किसान के खाते में भी पैसे डाल रहे हैं, बोले हम इसमें वैल्यू एडिशन कर रहे हैं कि इतना पैसा उसका अकाउंट में था, इतना और डल गया तो उसकी आय बढ़ गई। तो जो एमएसपी की बात है वो तो हो नहीं रही कि उसको एमएसपी उसकी फसल की पूरी मिल जाए, उसको वो सुनिश्चित हो जाए कि मिले। आप भावांतर के जरिए उसका आय बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये भी एक प्लानिंग का इशू है कि सरकार को जिस लेवल पर ये चीजों को करना चाहिए कि उसको किसान को भाव मिल जाए और व्यापारी उसका शोषण ना करे, तो सरकार कई तरह से देखते हैं ना किसानों का शोषण को बढ़ावा देती है अपनी स्कीम्स के जरिए। आप एक बड़ा वर्ग जो है जिसको आप इसमें जीडीपी में शामिल करते हैं उसके हिसाब से आप महिलाओं को देखेंगे, आप इसको जो बढ़ाते हैं कि जीडीपी में बढ़ोतरी है, ये जो आप लाडली बहना में पैसा दे रहे हैं उसको उस तरह से ऐड कर रहे हैं कि देखिए हमारी जीडीपी बढ़ रही है। हमने अपने एक जो महिला वर्ग है उसका जो है यूटिलाइज कर रहे हैं, उसको इतना उसके पास कैपिटल गेन है, उस तरह से वो कर रही है। लेकिन आप जो दूसरी तरफ जब ये करोड़पति दीदी, लखपति दीदी जैसी स्कीम से उसमें भी क्या है, आप नगद पैसा दे रहे हैं जी। और नगद पैसा जब सरकारों को बहुत आसान लगने लगे राजनीति के लिए, तो फिर वो उनको दूसरी चीजों को सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि आगे इसका किस तरह से होगा, मैन पावर यूटिलाइज होगा नहीं होगा। तो इस सब चीजों में सरकार का एक जो विजन होता है वो कहीं नहीं दिखाई देता। ठीक है, चलिए कपिल होलकर जी, मैं वापस आपके पास आता हूं। मध्य प्रदेश के लिहाज से पूरे देश में कहा जाता है कि सबसे ज्यादा कर पेट्रोल डीजल पर हमारे उन राज्यों में गिनती होती है जो सबसे ज्यादा कर वसूलते हैं। मुख्यमंत्री की तरफ से हल्का सा एक इंडिकेशन मिला था कुछ दिनों पहले कि शायद पेट्रोल डीजल के दामों को कम किया जाएगा, लेकिन वहां राहत नहीं मिली है। कर नए नहीं लगे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर जहां राहत मिल सकती थी, जिसकी बहुत लंबे समय से मांग हो रही है, वो नहीं हो पाया है। आपको क्या लगता है, क्या ये काम अभी कर सकते हैं? क्योंकि हम जब से यूक्रेन रशिया युद्ध हुआ है उसके बाद से बहुत स्टेबिलिटी है दामों में, बहुत कम दामों पर केंद्र सरकार या जो दूसरी कंपनियां हैं, हमारी सरकारी कंपनियों के अलावा प्राइवेट कंपनियां भी बहुत कम दामों में वो क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं। उसका फायदा प्रदेशवासियों को नहीं मिल पाया। क्या आपको लग रहा है कि यहां पर अच्छा मौका था, सरकार कर सकती थी? देखिए, अगर मध्य प्रदेश की बात करूं तो हमारा रेवेन्यू बेस बहुत छोटा है। आपको अगर ये फायदे जनता तक पहुंचाने तो आपको रेवेन्यू बेस आपको बड़ा करना पड़ेगा। वेट में अगर कमी करने का प्रावधान सरकार के पास होता तो सरकार करती, बट यहाँ पे उनके बैलेंस शीट उनको अलाउ नहीं कर रही है। आप इस बात को समझें, क्योंकि हमें तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि नए कर नहीं लगे। हम जो आज जो सरकार का बजट है और जिस तरह से इन्होंने आज 4.5 लाख करोड़ का बजट खड़ा कर दिया है और आपके पास रेवेन्यू के सोर्सेज लिमिटेड है, साथ में आपकी बोरोइंग्स जो हैं वो आपकी टोटल ग्रॉस राज्य सकल घरेलू उत्पाद का करीब 30%, 31% के आसपास आ गई है। और जो मैक्सिमम लिमिट जो बताई गई है, एफआरबी लिमिट जिसको हम बोलते हैं, वो करीब 33% है। तो यहाँ पे सरकार के पास में और कोई चारा नहीं है कि वो कैसे कम करेगी। तो हमें इसकी उम्मीद करनी नहीं चाहिए। हमें तो, हम सब मध्य प्रदेश के वासी हैं, हमें इस बात की खुशी मनानी चाहिए कि सरकार ने कोई नए कर नहीं लगाए या कर बढ़ाए नहीं है हम पे। और कितना खतरनाक हो रहा है ये, बैलेंस शीट अलाउ ही नहीं कर रही गवर्नमेंट की। क्या मैं ये जानना चाहूंगा कपिल जी, क्या अब हम बिल्कुल कहते हैं ना जो एज है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं? क्या हम बिल्कुल लक्ष्मण रेखा के पास पहुंचने वाले हैं, चाहे वो हमारा राजस्व घाटे का अनुपात हो जो करीब 4.4 के आसपास कुछ बताया गया है आज, और या फिर आप जो बोरिंग हमारी जो कैपेसिटी है 33% मैक्स होनी चाहिए, 31-30 के आसपास हम पहुंच गए हैं। तो क्या आप बिल्कुल हाई टाइम है दिस इज? देखिए, सरकार को अपने पूंजीगत खर्चे बढ़ाने होंगे और जो इनके खर्चे जो वेतन पे, पेंशन पे और दूसरे इस पे जा रहे हैं उनको नियंत्रण में लाना होगा। ठीक है, तब जाके आप आपके सरकार के बजट में एक प्रॉपर बैलेंस बना सकते हैं। अभी हमारे बजट का बहुत बड़ा हिस्सा सोशल वेलफेयर स्कीम में जा रहा है जिसका कोई आउटपुट नहीं आता है। तो आप दिन ब दिन ये बढ़ाते, अच्छा ये ऐसा कुचक्र है कि जिससे कोई सरकार निकल नहीं सकती
क्योंकि आपने एक बार फ्रीबीज की आदत डाल दी तो इससे वापस नहीं आ सकते। अगर आप यूनियन बजट ध्यान से सुना हो आपने, तो वित्त मंत्री महोदया ने भी इस बात पे कंसर्न दी थी कि राज्य सरकारें जो हैवी एक्सपेंडिचर कर रही हैं वेलफेयर स्कीम को लेके, उसको कहीं ना कहीं रोकना होगा। तो ये एक चिंता का विषय सभी सरकारों के लिए, केवल मध्य प्रदेश सरकार के नहीं लिए। और कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा तरीका बन गया है कि आप फ्रीबीज देते रहिए, तो जिससे लोगों को प्रिविलेज फील कराते रहिए। और बट आप एक बात समझने की कोशिश करिए कि इससे आप उनको स्किल डेवलप कर रहे हैं। आपको रोजगार के साधन मुहैया कराने के लिए उनको स्किल डेवलप करना पड़ेगा। आपको छोटे कुटीर उद्योग तैयार करिए, आप महिलाओं की भागीदारी बढ़ाइए, आप प्रोडक्टिविटी को इंपैक्ट कर रहे हैं। कोई भी आज अगर महाराष्ट्र, गुजरात या तेलंगाना की बात करते हैं तो वहां पे महिलाओं का हिस्सेदारी बहुत ज्यादा है प्रोडक्टिविटी में। तो आप उस प्रोडक्टिविटी को जब तक नहीं बढ़ाएंगे तब तक आप कैसे प्रदेश के विकास की बात कर सकते हैं? चलिए ठीक है। दोगने साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी को मैं सुन रहा था जब वित्त मंत्री भाषण दे रहे थे, बजट भाषण, उस दौरान वो बड़े आक्रोशित थे और वो कह रहे थे आप 2 करोड़ तो दे नहीं पा रहे हैं विधायक निधि के। ये क्या मसला है और ये क्या डिमांड थी और क्यों इसको आप इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं कि बीच बजट के भाषण में इतना ज्यादा हंगामा हुआ? बहुत देर तक वो काफी देर तक चीखते चिल्लाते रहे, गुस्सा करते रहे और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आसंदी का अपमान भी किया जा रहा है सत्ता पक्ष की तरफ से। क्या डिमांड है कांग्रेस की और क्यों पूरी नहीं हो पा रही, क्या लगता है आपको? देखिए, ये कांग्रेस की डिमांड नहीं है, पूरे विधायकों की डिमांड है। विधायक विकास निधि एक मिलती है जो 2.5 करोड़ अभी मिलती है और काफी लंबे टाइम से चल रही है। और मध्य प्रदेश में सबसे कम विधायक विकास निधि मिल रही है और मध्य प्रदेश में सबसे कम तनख्वाह भी विधायकों को मिल रही है। तो वो उन्होंने विकास निधि को बढ़ाने की बात की थी और वही बात हमारे सभी विधायकों ने रखी और पूरे विपक्ष के विधायक, मतलब सत्ता पक्ष के विधायक भी उसमें सहमत थे। उसमें कोई बड़ी भारी बात नहीं है। उसमें अध्यक्ष जी भी सहमत है। सभी चीजें, रिपोर्टें लगी है, वहां कमेटियां बनी है, 2-2, 3-3 कमेटियां बनी है, उनकी रिपोर्टें भी लगी है। इसके बाद 2 करोड़ रुपए साल के अगर विधायक को विकास के लिए अगर दे नहीं सकते तो आप बाकी विकास कैसे करोगे? 230 विधायक है, 500 करोड़ नहीं होते, 500 करोड़ भी नहीं होते हैं, है ना, 560 करोड़ रुपए होते हैं। तो 560 करोड़ रुपए भी नहीं दे पा रहे, 560 भी नहीं, 460 करोड़ होते हैं, 460 करोड़ भी नहीं दे पा रहे आप, तो विकास की कौन सी बात कर रहे हो? अभी तो मिल रहे हैं ना, अभी तो आप खुद ही कह रहे हैं 2.5 करोड़ मिल रहे हैं। दुगने जी जरा स्पष्ट कीजिए इसे, अभी तो मिल रहे हैं ना आपको 2.5 करोड़? 2.5 करोड़ अभी मिल रहे हैं। उसको बढ़ाने के लिए 5 करोड़ करने की मांग चल रही है। सभी लोगों ने बोला कि विधायक विकास निधि 5 करोड़ हो जाए, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है, कोई काम नहीं हो पाता। हमारे पास 300 बूथ रहते हैं, 300 बूथ पर अगर 1 लाख भी हम नहीं दे पा रहे हैं तो कैसे विकास होगा? अगर कहीं किसी गांव में हमको देना है अगर विकास के लिए, तो 1 लाख भी नहीं दे पा रहा विधायक, तो उसका क्या मतलब निकल रहा है? इसलिए कम से कम 5 करोड़ कर दे तो थोड़ा बहुत वहां गांव में हम विकास तो कर सके। या ठीक है घनश्याम जी, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देखिए, ये मांग थी हमारी, 5 करोड़ की मांग थी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। भले ये किसी को छोटा जान पड़े, लेकिन एक विधायक अगर सही तरीके से अपने क्षेत्र में अपनी विधायक राशि निधि का इस्तेमाल करता है तो बहुत इंपैक्टफुल होता है। आपको क्या लगता है कि जब बजट बढ़ रहा है, जब हर चीज का बजट इतना % बढ़ाया जा रहा है, तो विधायक निधि क्यों नहीं बढ़ाई जा रही? विधायकों की सैलरी के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन विधायक निधि के बारे में, क्योंकि ये जनता के ऊपर खर्च होने वाला पैसा है। क्या विधायकों पर भरोसा नहीं है आपको? ज्यादातर विधायक तो आप ही के हैं कि सही जगह करेंगे या गलत जगह करेंगे। कम है हमारे यहाँ दूसरे प्रदेशों जी, दूसरे प्रदेशों से कम है मध्य प्रदेश में, तो दूसरे प्रदेशों के बराबर तो देना चाहिए कम से कम। ठीक। दिल्ली में देखें आप, राजस्थान देखें आप, छत्तीसगढ़ में ज्यादा है यहाँ से। छत्तीसगढ़ में तो सर हर चीज ज्यादा है यहाँ से। अब छत्तीसगढ़ बहुत तेजी से आगे निकल रहा है, इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। मध्य प्रदेश को जीडीपी से लेकर के हर चीज में वो टक्कर दे रहा है और औसतन प्रति व्यक्ति औसत आय में भी हमसे ऊपर है। आप ये सोचिए। चलिए, छोटा कहते हैं ना कि छोटा भाई जो है वो बड़े भाई से आगे तेजी से रफ्तार भर रहा है। ये क्रेडिट देने पड़ेगी छत्तीसगढ़ की जनता और वहां के सिस्टम को। चलिए, मैं जल्दी से आ जाता हूं, बताइए पिरोनिया जी। नहीं, देखिए, दोगरे जी जो कह रहे हैं पढ़ना चाहिए, और वो केवल कांग्रेस के विधायक नहीं है, विधायक भारतीय जनता पार्टी के भी हैं दूसरे, और उनकी संख्या कांग्रेस के विधायकों से ज्यादा है। सब अपना विषय रखते हैं, लेकिन सरकार जो चलती है वो समग्र विचार को लेकर के चलती है। और ऐसा नहीं है कि ऊपर हमारे जो वरिष्ठ जन हैं
वो इस विषय पर नहीं सोचते होंगे, क्योंकि वो भी तो विधायक हैं, उनको भी कहीं ना कहीं वहाँ का जनप्रतिनिधित्व करते हैं, उनको भी आवश्यकता रहती है। लेकिन कुल मिलाकर के ये जो बजट है और बजट जिस अपेक्षा से, जिस हेतु मध्य प्रदेश की सरकार ने रखा है और जो ज्ञान का जो उन्होंने एक संदेश दिया है, उसमें युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को और ऐसे सभी वंचित समाज के लोगों को आगे करने का जो लक्ष्य है, वो लक्ष्य को लेकर के मैं समझता हूँ उसको पूरा भी करा जाएगा, पूरा होगा भी। और ये जो हमारी लाडली बहनाओं के बारे में कांग्रेस हमेशा भ्रांति फैलाती है कि साहब योजना बंद हो जाएगी, 3,000 रुपए क्यों नहीं कर रहे हैं, और अगर हम प्रावधान कर देते हैं तो कहते हैं साहब कि ये राशि का क्या ये हो रहा है। आप निश्चिंत रहें, जो जो वादे, जो जो विचार सरकार बनने से पहले हम लोगों ने किए हैं उनको पूरा भी करेंगे, और विकसित भारत के साथ साथ में विकसित मध्य प्रदेश भी बने, लक्ष्य लेकर के हम जो चल रहे हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं बजट के माध्यम से एक संदेश देने का काम ये प्रदेश सरकार के माध्यम से हो। घनश्याम जी अपना स्क्रीन जरा रोटेट कर लीजिए। और मेरा एक सवाल लास्ट में रह जाता है युवाओं के लिए, 1 लाख रोजगार या नौकरियां देने की बात, जो 1 लाख रोजगार देने की बात हर साल की कही गई थी, यहाँ नौकरियों का टारगेट ही हमने 38 मतलब 15,000 और 23,000, अगर मैं ये मान भी लूं कि ये दे दी, हालांकि ये कितनी फंसती हैं, शिक्षकों की नियुक्तियां कोर्ट में जाकर के फंस जाती हैं, पुलिसकर्मियों की भर्तियां भी होते होते 2-3 साल लग जाते हैं, तो अगर मैं मान भी लूं इस साल 38,000 नियुक्ति आप कर नौकरी दे रहे हैं, तो भी ये टारगेट से बहुत पीछे, और अब आप 3rd ईयर में लगभग प्रवेश कर चुके हैं, तो अब तो रोजगार की रफ्तार जो वादे आपने किए थे उस हिसाब से होनी चाहिए थी। देखिए अभिलाष जी, आप देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी दिन रात मेहनत करके बड़े बड़े उद्योग घरानों से, उद्योगपतियों से संपर्क स्थापित करके मध्य प्रदेश में कैसे भी उद्योग धंधे स्थापित हों, उनको प्रदेश सरकार के माध्यम से सब प्रकार की सुविधाएं मुहैया हो, ये सब करने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। और उसके माध्यम से कई कंपनियां, कई हमारे युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार अवसर भी प्रदान करें, ये लक्ष्य में लगे हुए हैं। और अभी आप देखेंगे आज भी युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 25,000 करोड़ रुपए का ऋण प्रावधान जो उसमें किया गया है। खेलों के क्षेत्र में भी हमारे युवा कहीं ना कहीं ना मैं नौकरी की बात कर रहा हूँ, खेल का तो ठीक है, आपने कहा था 1 लाख रोजगार का सृजन होगा, वो 1 लाख रोजगार कहाँ है? आपने टारगेट ही छोटा सेट कर लिया सर, हमको तो लग रहा था कि 2-3 साल बाद आप बढ़ा देंगे इसको। नहीं, मैंने कहा ना, सरकार सब विषयों पर चिंतन मनन करके ही काम करती है। और मैंने कहा ना कि युवाओं का, महिलाओं का, किसानों का, और जो वंचित वर्ग है, वंचित वर्ग की एक रिपोर्ट आपकी घनश्याम जी, ध्यान में रख करके घनश्याम जी एक लास्ट सवाल का जल्दी से जवाब दीजिए। वंचित वर्ग जो है उसके लिए मनरेगा योजना आई थी, कांग्रेस की सरकारों की जिस प्रकार से बजट रहते थे, ना कांग्रेस छोड़ दीजिए सर, आप 20 साल से आप ही लोग हैं, आप लगभग प्रकार के विकास हुए, ठीक है, वो भी जनता ने देखा है। ठीक है, लेकिन प्रदेश में सरकार ने एक मिनट और केंद्र में भी रही हो तब भी देखा है। पिरोनिया जी 1% लोगों को आप लोग मनरेगा के तहत, 1 मिनट पिरोनिया जी, के मध्य प्रदेश से वर्तमान मध्य प्रदेश जो विकसित हुआ है सर, इसमें कोई वो देश जान रहा है। आप ये बताइए साहब, हम जनता की अपेक्षाओं में खरे उतरेंगे, कांग्रेस के हो अल्लाह से भारतीय जनता पार्टी ना रुकने वाली है, अरे बाबा दबने वाली है। बस पिरोनिया जी 1% लोगों को आप केवल 100% काम दे पाया, नहीं 100 दिन का रोजगार दे पाए मनरेगा में, अब उसका नाम बदल दिया। आप कहोगे कि भाई जी राम जी में तो अब पहली बार आ रहा है, तो नाम इसलिए बदला जा रहा है क्योंकि टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे हैं या इतने घटिया हमारे रिजल्ट आ रहे हैं। 1% लोगों को हम 100 दिन रोजगार दे पाए, ये मुझे लगता है पूरे देश में सबसे ज्यादा शर्मनाक आंकड़ा होगा। और ये आपने विधानसभा में रखा है कि 1% लोग हैं जिनको हमने 100 दिन काम, 100% काम दिया है, मन सबसे न्यूनतम मजदूरी है सब उसकी, और आप रोजगार पे इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। सबसे कम, सबसे ज्यादा मेहनत करके सबसे कम पैसा दिया जाता है उस योजना में, और उसमें भी आप सिर्फ 100 में से 1% लोगों को काम पूरा दे पाए, और आप कह रहे हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो वंचित लोगों का कहां आप ख्याल रख रहे हैं? कम से कम वहां तो 100% कर दीजिए। नहीं अभिलाष जी, आप निश्चिंत रहें, वंचित, शोषित, पीड़ित, उपेक्षित समाज के अंतिम छोर के कल्याण के काम हमने करे होंगे, और उसके कारण हमको आशीर्वाद मिलता है।
आप निश्चिंत रहें, अगर कहीं कोई कमी पेशी है उसको भी पूरा किया जाएगा। कोई नहीं सर, लेकिन- पूरी कमी पेशी है, लेकिन 99% की उनका कमी कल्याण पेशी करने है। के लिए कोई नहीं है जहाँ सर, पे भी आवश्यकता 99% की पड़ेगी कमी बदलाने पेशी की, है। नाम लाएंगे बदलने और से उनका आंकड़े थोड़ी कल्याण बदल भी जाएंगे। करेंगे। नाम बदलने से घनश्याम जी आंकड़े नहीं बदलेंगे। ये जो हर बजट को वंचित के लिए, गरीब के लिए, ज्ञानी या ज्ञान जो भी कह लीजिए, गरीब से शुरू होता है और गरीब को 1% काम जो योजना आप ही बनाते हैं, आप ही बजट लाते हैं, आप ही प्रावधान बदल देते हैं, आप ही नाम बदल देते हैं और फिर क्या करते हैं 1%। तो फिर इतना बड़ा बजट क्यों दे रहे हैं भाई 10,000 करोड़ का? उसे बंद कीजिए फिर उस योजना को। जब पता है कि हम 1%, 100% टारगेट 1% लोगों का भी अचीव नहीं हो रहा, तो फिर उसका कुछ कीजिए। नाम बदलने से क्या होगा, काम को बदलना होगा। बहुत शुक्रिया अदा करूंगा मैं हमारे चारों मेहमानों का, कपिल होलकर जी का, दिनेश जी का, आर.के. दोगने जी का, घनश्याम पिरोनिया जी का, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।